वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका ये जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपके 26 से लेके और आपके 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन ए रिलेशनल डेटाबेस। देखो ये कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाई। देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट के बारे में बात कर रहा है। तो देखो इंटीग्रिटी कंस्टेंट मतलब तो डेटाबेस के रूल्स, और उसके अंदर अगर रेफरेंशियल की बात करें तो देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो आपका डिफाइन होता है वो कैसे होता है आपके फॉरेन की सहायता से। कैसे होता है आपका फॉरेन की सहायता से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट है उसमें आपके फॉरेन की सहायता से आपका डिफाइन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉरेन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम देखो एक टेबल हमारी होती है जहाँ पे ये जो टेबल होती है इसमें हमारी क्या होती है प्राइमरी की होती है, और जो सेकंड जो टेबल होती है जिसमें हमारी क्या होती है फॉरेन की होती है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जब प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो होते हैं, जैसे अगर मैं फॉरेन की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जो वैल्यू प्राइमरी की में मौजूद होती है। ठीक है, इसी टाइप से जैसे यहाँ पे वैल्यू कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिलीट करने से पहले चेक किया जाता है कि वो फॉरेन की मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद होगी तो डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सके। इसी टाइप से यहाँ पे जो वैल्यू होती है तो यहाँ पे हम वैल्यू अपडेट डायरेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसी टाइप से यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपडेट में यहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये कुछ हमारे रूल्स होते हैं जो प्राइमरी की फोन के लिए काम आते हैं। तो रूल क्या होते हैं हमारे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। देखो विच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग डेटा टू इट डेस्टिनेशन। ये कह रहा है कि टीसीपी आईपी की कौन सी लेयर होती है जो डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो देखो ध्यान रखना, अगर टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो आपकी जो नेटवर्क लेयर होती है, देखो जो नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। इसका मतलब होता है इसका जो टास्क होता है वो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। क्या होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी किसका काम होता है नेटवर्क लेयर का। और आपसे पूछा यही है कि डेस्टिनेशन तक डिलीवरी कौन सी लेयर करती है, तो कौन सी करती है नेटवर्क लेयर करती है। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो द स्टैंडर्ड प्रोमिस टू प्रोवाइड इनफ कैरेक्टर्स टू कवर ऑल द वर्ल्ड लैंग्वेज। देखो कह रहा है कि आपका कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि आपको प्रोमिस करता है कि जो आपकी वर्ल्ड की जो सभी लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेज को इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यूनिकोड जो स्टैंडर्ड होता है, और यूनिकोड में भी यूनिकोड जो 32 होता है वो आपका जो UTF 32 होता है आपका, वो आपको बताता है कि यहाँ पे वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 32 बिट्स, इसका मतलब 2 की पावर 32 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके सबसे पहले जो आस्की सिस्टम था, आस्की आपके क्या था आस्की 7 और आस्की 8 था। तो आस्की यहाँ पे क्या था 7 बिट का था और 8 बिट का था। तो देखो 7 बिट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या थी 128, और यहाँ पे कितने सिंबल थे 256 सिंबल थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 128 और 256 में क्या हम सारे के सारे लैंग्वेज को या फिर कह सकते हैं सारे देश की जो लैंग्वेज उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब कंप्यूटर का जब वर्ल्ड वाइड जब विस्तार हुआ तो पता लगा कि कंप्यूटर को लोकल लैंग्वेज में यूज करना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए सबसे पहले जो हमारे जो स्टैंडर्ड बना था वो आस्की एक स्टैंडर्ड था जो कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे सिंबल्स होते थे कीबोर्ड्स के जो सिंबल होते हैं उन सभी सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता था। आस्की के लिए 2 स्टैंडर्ड बनाए गए थे, आस्की 7 और आस्की 8, जो कि आस्की 7 बिट और आस्की 8 बिट पे काम करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास लोकल लैंग्वेज की तरफ हुआ, लोकल लैंग्वेज में कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आस्की के अंदर आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं था। उसके लिए आपका दूसरा कोडिंग सिस्टम कौन सा है यूनिकोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिकोड होता है जो आपके वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए सक्षम होता है। नेक्स्ट देखो ये पूछ रहा है ASP.NET पूछ रहा है डिफरेंट बिटवीन द रेस्पॉन्स डॉट राइट। देखो एक तो आपका यहाँ पे एक तो पूछ रहा है रेस्पॉन्स डॉट राइट। अच्छा देखो रेस्पॉन्स डॉट राइट, और सेकंड यहाँ पे पूछ रहे हैं रेस्पॉन्स डॉट आउट डॉट राइट। सेकंड यहाँ पूछ रहे हैं रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट। अब देखो अब यहाँ पे क्या है रेस्पॉन्स डॉट आउट, रेस्पॉन्स डॉट राइट, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट। तो देखो आपको ध्यान का रखना है जो रेस्पॉन्स डॉट राइट होता है वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का काम आता है, नॉर्मल टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का काम आता है रेस्पॉन्स डॉट राइट। सेकंड जो रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट है ये आपके फॉर्मेटेड
इसका मतलब टेक्स्ट को आपके फॉर्मेटेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जो फॉर्मेटेड जो टेक्स्ट होता है, इसका मतलब है कि आउटपुट आपको फॉर्मेट में देगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस यही है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट में आपको आउटपुट देगा या आपको फॉर्मेटेड टेक्स्ट में देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट अलाउ कैस्ट आउटपुट, नहीं, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट अलाउ फॉर्मेटेड आउटपुट। ये बिल्कुल सही बात है कि आपका रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट होता है, वो आपका कैसा आउटपुट देता है, वो आपका फॉर्मेटेड आउटपुट देता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इन लाइनेक्स विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड ए यूजर लॉगिन सेशन इन ए फाइल। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजर का जो लॉगिन सेशन होता है वो आपके फाइल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी कमांड द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स की यहाँ पे स्क्रिप्ट कमांड होती है। देखो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट कमांड होती है लाइनेक्स की, वो स्क्रिप्ट कमांड क्या करती है, यूजर के सेशन को, देखो जो यूजर का जो लॉगिन सेशन होता है, यूजर के जो लॉगिन का जो सेशन होता है उसको स्टोर करने के काम में आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्क्रिप्ट कमांड इसका राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। देखो कह रहा है एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो समझो, देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला देखा सम, उसके अंदर देखा सेल। तो देखो ये यहाँ पे देखो जो सेल है, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, देखो सम के अंदर देखो सम हमारा एक फॉर्मूला होता है जो सम को कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके बाद या तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं या फिर क्या रखें, सेल रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, सेल का नंबर रखेंगे, भाई कौन सेल है। लेकिन यहाँ पे सेल क्या है, ये सेल क्या है, देखो सेल ये होती है, ये सेल के नंबर होते हैं, A1 सेल है, A5 सेल है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल क्या है, ये नथिंग। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग है। बाकी ये सारे के सारे आपके राइट है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो एडिशनल, देखो 2 नंबर का एडिशन पूछा है 1101, सेकंड नंबर है 1000। यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन पूछा है, तो एडिशन कीजिए। आपको नॉर्मली एडिशन के लिए क्या करना है, बाइनरी एडिशन कैसे होता है, जैसे नॉर्मल आपका जो डेसिमल एडिशन होता है सेम आपका बाइनरी एडिशन होता है। तो यहाँ पे देखो बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके 2 ही सिंबल होते हैं। बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। तो देखो 1 और 0 को ऐड करूंगा तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 0 ऐड करूँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 0 ऐड करूँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 1 1 ऐड करने पर क्या आता है, रिजल्ट के रूप में आता है 0, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाते हैं, देखो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड क्या होगी, यहाँ से अगर मैं कैरी फॉरवर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। मैच करो इसको, कौन सा आउटपुट है, राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये कह रहे हैं एट्रीब्यूट ऑफ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ। देखो कोई भी जो एट्रीब्यूट है टेबल का वो आपके मल्टीपल वैल्यू को नहीं रखेगा। इसका मतलब है सारी सारी वैल्यू कैसे होंगी, एटॉमिक होंगी। और एटॉमिक के लिए आपका कौन सा नॉल फॉर्म काम करता है, फर्स्ट नॉल फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एनएफ होता है, जो फर्स्ट एनएफ होता है वो फर्स्ट एनएफ आपका ये कहता है कि सभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एटॉमिक। इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट्स की सभी वैल्यू आपकी कैसे होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। तो एट्रीब्यूट्स की जो आपकी वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड एनएफ क्या कहता है, सेकंड एनएफ कहता है नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो सेकंड एनएफ आपका पार्शियल डिपेंडेंसी पर बेस्ड है। और जो थर्ड एनएफ है वो आपका क्या कहता है, वो आप कहता है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड नॉल फॉर्म होता है वो आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नॉल फॉर्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। देखो ये कह रहा है इसमें से कौन सा लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, नॉट के बारे में पूछा है। तो देखो ये तो नॉट इक्वल टू होता है भाई, नॉट इक्वल टू होता है। अच्छा ये क्या है आपका, एंड ऑपरेशन है। अच्छा ये आपका देखो ये देखो यहाँ पे ये इक्वल टू का मतलब, देखो यहाँ पे जो आपका सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो देखो ये आपका लॉजिकल और आपका रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये किस टाइप का है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द मेन प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब है www। देखो www में आपका वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी वेब की सर्विस को एक्सेस करने के लिए जो हमारा जो इंटरनेट होता है, यहाँ पे ये जो इंटरनेट होता है, यहाँ पे क्या होती है हमारा
देखो इंटरनेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी क्लाइंट, देखो कोई भी क्लाइंट जब आपके इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस करेगा, इसका मतलब किसकी, वेब की सर्विस को एक्सेस करेगा। हम जो वेब की सर्विस होती है उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम आता है वो कौन सा आता है, HTTP। HTTP और HTTPS। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे पुश ए इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। देखो यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट गिवन है क्या गिवन है, पुश ए। पुश ए का मतलब है कि यहाँ पे हम स्टैक के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक स्टैक होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक स्टैक है और स्टैक के अंदर हम डेटा क्या इंसर्ट कर रहे हैं, ए को इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखो इस स्टैक के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट काम आता है उसको हम कहते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं, जीरो एड्रेस। देखो अगर मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करूं तो देखो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने कर दिया ऐड मैंने क्या कर दिया, कोई भी एक मेमोरी लोकेशन दे दिया, फिर मैं क्या कर दिया ऐड R1 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक्यूमुलेटर, देखो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर के साथ क्या ऐड हो जाएगा, R1 ऐड हो जाएगा। अगर मैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या कर दिया ऐड R1 R2, इसका मतलब है रिजल्ट स्टोर किस में होगा, R1 में होगा। और कैसे होगा, देखो R1 रिजल्ट स्टोर होगा, कैसे होगा, R1 प्लस R2 करके। अगर मैं यहाँ पे थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं, ऐड R1 R2 और R3। देखो यहाँ पे R1, देखो R1 है, ये तो रिजल्ट को स्टोर करेगा, कहाँ से करेगा, R2 से प्लस R3 से। कहाँ से करेगा, R2 से प्लस R3 से। ठीक, तो देखो इस टाइप से आपके क्या होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमें एक्चुअली ये बताते हैं कि हमारा जो ऑपरेंड होता है और जो हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा ऑपरेटर्स होते हैं उनके बीच में कैसे हम डेटा को रखते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। डेटा देखो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जिसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो कैसे आपका काम करता है, मेमोरी से कैसे डेटा को वो उठाता है और कैसे आपका डेटा को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो पुश ए क्या है, स्टैक में डेटा इंसर्ट कर रहा है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। देखो एथिकल हैकिंग यहाँ पूछा गया, जो एथिकल हैकिंग है आल्सो नो एज, तो आपको ध्यान रखना है जो व्हाइट हैट हैकर होता है, जो व्हाइट हैट हैकर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एथिकल हैकर्स कहते हैं। इसका रीजन समझो तो क्या होता है, जो व्हाइट हैट हैकर होता है उसका काम क्या होता है, वो इलीगल तरीके से किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं लेकिन वो परमिशन के साथ करते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एथिकल हैकर। तो एथिकल हैकर का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी के द्वारा खुद से हैकर को हायर किया जाता है। वो हायर क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने जो भी उसका सिस्टम है उसकी पेनिट्री टेस्टिंग करना चाहती है, या फिर उसके जो भी जो सिक्योरिटी होल है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हैकर्स को हायर करती है। और यहाँ पे जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे पेनिट्री टेस्टिंग करते हैं और साथ में अगर कोई भी सिक्योरिटी होल में कोई प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस्ड पे कंपनी उसमें सुधार करती है। ठीक है, तो एथिकल हैकर्स को क्या कहा जाता है, व्हाइट हैट हैकर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रेड हैट हैकर तो होता ही नहीं है, एक ग्रे हैट हैकर होता है जो आपके व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। एक ब्लैक हैट हैकर होता है जो आपका क्या होता है, जो आपका इलीगल तरीके से क्या करता है, सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विद द साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो आपसे पूछा गया है कि -14 है, इसका आपको साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले 14 को आप क्या करो, बाइनरी रिप्रेजेंट करो। तो देखो 14 का मतलब क्या होता है, अच्छा किसमें 8 बिट में पूछा है ना, 8 बिट में पूछा, आपको क्या करना है 8 बिट में कन्वर्ट करना है। तो 14 क्या होता है भाई, 8 और 4 12 और 2 14। ठीक है, 0, इसका मतलब इसको 8 बिट बना दो। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, आपका 14 को मैंने बाइनरी रिप्रेजेंट किया, अब मुझे सेकंड कॉम्प्लीमेंट करना है। देखो ये जो डेटा है इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे क्या करना है मुझे, सेकंड कॉम्प्लीमेंट करना है। अब देखो मुझे पता है कि जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है उसका इजी प्रोसेस क्या होता है। देखो सेकंड कॉम्प्लीमेंट का एक तरीका तो यह है कि सबसे पहले इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करो और उसमें एक ऐड कर दो, एक तो तरीका ये है। सेकंड तरीका इसका ये है कि यहाँ पे आपको देखो राइट हैंड साइड से आपको प्रोसेस करना है और पहला जो 1 आए उसको आपको एस्टेज लिखना है और उसके बाद जो भी आपके डिजिट हैं उसको आपको करना है, रिवर्स करना है। राइट हैंड साइड से प्रोसेस करो तो पहला 0 आया, इसको आपको चेंज नहीं करना। अब पहला जो 1 आया उसको आपको एस्टेज रखना है, पहले 1 को आप सेम रखोगे, बाकी जो भी यहाँ पे संख्या है सभी संख्या को आप चेंज करोगे। 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो यहाँ पे 1 है इसको क्या करोगे
जीरो, यहाँ पे 1 है तो क्या करोगे 0, इसको क्या करोगे 1, इसको क्या करोगे 1, इसको 1 और इसको 1। तो ये आपका क्या होता है सेकंड, ये आपका क्या होता है सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम क्या कर सकते हो डायरेक्टली इसके अंदर 1 फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगा। एक ये शॉर्टकट तरीका है, इसमें करना राइट हैंड साइड से प्रोसेस करना है। पहला जो 1 आए, पहला जो 1 आए उसको तो आपको स्टेज लिखना है, उसके बाद के जितने भी 1 0 हैं उसको आपको चेंज करना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे आपको राइट आंसर पूछा है, तो देखो ये किस टाइप, ये कौन सा आंसर है, इसका मतलब है 4 टाइम 1 फिर 2 टाइम 0 फिर 1 0, तो बी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू व्यू इन एसक्यूएल इज फॉल्स। ये कह रहे हैं कि जो व्यू है वो आपके एसक्यूएल में कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछे व्यू के बारे में। तो देखो व्यू क्या होता है, देखो समझो व्यू क्या होता है। व्यू एक क्या होता है वर्चुअल टेबल होती है, जो व्यू होता है वो क्या होता है एक वर्चुअल टेबल होती है। ठीक है, वर्चुअल टेबल का मतलब है यहाँ पे व्यू का कभी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, और ये हमेशा क्या करेगी, ये हमेशा और हमेशा मास्टर टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे एक तो इसका खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस कभी नहीं होगा, ये हमेशा मास्टर टेबल में ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, कौन व्यू। अब देखो, अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, व्यू एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, पहला ही ऑप्शन गलत आ जाएगा। या आपसे क्या पूछा फॉल्स पूछा है, तो व्यू का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है नहीं, कभी भी व्यू का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। व्यू इज ए सिंगल टेबल, हाँ बिल्कुल सिंगल टेबल है। व्यू कैन ड्राइव फ्रॉम द बेस टेबल और अदर व्यू, बिल्कुल सही बात है, व्यू को हम बेस टेबल और दूसरे व्यू से भी ड्राइव कर सकते हैं। व्यू इज ए कंसिडर्ड एज ए वर्चुअल टेबल, हाँ वर्चुअल टेबल होती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है रॉन्ग है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट एन एम्प्टी कंडीशन ऑफ द सर्कुलर क्यू। तो देखो सबसे पहले देखो सर्कुलर क्यू होती क्या है, इसको समझो। देखो सर्कुलर क्यू क्या होती है, देखो तो यहाँ पे देखो समझो इसको, सर्कुलर क्यू क्या होती है। देखो सर्कुलर क्यू ये कहती है कि यहाँ पे आपका कोई भी, यहाँ पे आपका मतलब इंसर्ट और एंड, यहाँ पे कोई भी आपका जो इंसर्ट और एंड होता है उन दोनों क्या करते हैं मिला दी जाते हैं एक जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखो फ्रंट और रियर एंड, यहाँ पे फ्रंट और रियर, फ्रंट और जो रियर एंड होता है जहां पे हम इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो डिलीट और जो आपका इंसर्ट करने का जो वे है यहाँ पे सर्कुलर क्यू में थोड़ा अलग होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि नॉर्मल हमारी देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल जो हमारी क्यू होती है उस क्यू के अंदर क्या करते हैं, ये तो हमारी एक नॉर्मल क्यू होती है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल क्यू होती है, उसमें क्या करते हैं एक साइड से इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड से क्या करते हैं डिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट करने का यहाँ पे अलग अलग वे। अगर मैं इसको सर्कुलर, इसको इंसर्ट और व्यू को दोनों क्या कर दूं एक जगह कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगी मेरी सर्कुलर क्यू बन जाएगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सर्कुलर क्यू में एम्प्टी कंडीशन कौन सी होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपका फ्रंट और रियर दोनों आपके एक ही पोजिशन पे हो तो क्या हो जाएगी एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी डेटा होगा तो आपको फ्रंट और व्यू क्या होगा अलग अलग होगा। तो आपको ध्यान रखना फ्रंट और रियर अगर आपके दोनों एक ही पोजिशन को इंडिकेट करता है तो उसको क्या कहते हैं एम्प्टी सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, फ्रंट इक्वल टू रियर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ए फॉन्ट इन यूज टू डिस्प्ले फॉन्ट ऑफ नॉर्मल और स्मॉल कैप इन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब CSS के बारे में पूछे हैं कि आपके CSS में जो फॉन्ट होता है वो नॉर्मल और आपके स्मॉल कैप में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके कौन से यहाँ पे फॉन्ट के वेरिएंट को, मतलब फॉन्ट के किस टाइप को यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका आता है फॉन्ट वेरिएंट। जो फॉन्ट वेरिएंट होता है वो आपको डिस्प्ले करता है कि जो फॉन्ट है वो नॉर्मल फॉन्ट है, स्मॉल फॉन्ट है, कैप फॉन्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है फॉन्ट वेरिएंट के नाम से आपको ध्यान रखना है, फॉन्ट वेरिएंट यूज करते हैं जो आपके फॉन्ट के फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का कौन सा फॉलोइंग इज द मेथड, कौन सा मेथड है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की अगर मेथड्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक तो मेथड होता है आपके नॉर्मल, अगर मेथड की बात करूँ तो यहाँ पे एक तो मेथड होता है आपके लॉक और सेकंड होता है अनलॉक। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो लॉक और अनलॉक मेथड का जो काम होता है वो काम क्या होता है, लॉक तो क्या करता है वेरिएबल को लॉक करता है, उसके बाद उसको यूजर चेंज नहीं कर सकता, और अनलॉक क्या करता है उसे रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपके एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का मेथड पूछा है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉक।
देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस इनसाइड ए पीएचपी स्क्रिप्ट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस थ्रू एचटीएमएल। ये कह रहा है कि डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे करेंगे जो पीएचपी स्क्रिप्ट में। तो आपको ध्यान रखना है डेटाबेस में आपकी जो वैल्यू इंसर्ट होती है वो हमेशा हमेशा कैसे होती है। देखो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है, एसक्यूएल कमांड। तो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे आपका जो भी फ्रंट एंड टूल है उसके अंदर क्या करेंगे हम, एसक्यूएल कमांड को इनबिल्ट करेंगे। और एसक्यूएल कमांड इनबिल्ट करके यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस के अंदर जो हमारा एसक्यूएल है उसमें क्या होता है, डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारी एसक्यूएल होती है, जो एसक्यूएल कमांड होती है, उस एसक्यूएल कमांड की सहायता से हम डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे साथ में कि एसक्यूएल के अंदर जो भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसके साथ एसक्यूएल की डीएमएल लैंग्वेज को एम्बेडेड किया जाता है। ठीक है। तो आपको ये भी आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है। तो डीएमएल को एम्बेडेड किया जाता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसक्यूएल कमांड। देखो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ड इन कंस्टेंट इन एएसपी। यहाँ पे पूछा है आपके एएसपी में बिल्ड इन कंस्टेंट कौन सा नहीं है। ठीक है। तो आपको ध्यान देखो बिल्ड इन कंस्टेंट आपके एएसपी में कौन सा नहीं है, इस चीज को आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, जो आपका बिल्ड इन कंस्टेंट होता है वो यहाँ पे फुल आपका बिल्ड इन कंस्टेंट नहीं होता है। एम्प्टी भी होता है, नल भी होता है, नथिंग भी होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं होता है, फुल नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे कह रहा है भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन मतलब साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाषा विज्ञान। क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान। ठीक है। तो आपको देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहाँ से बिलोंग करता है, पेडोलॉजी से बिलोंग करता है। तो पेडोलॉजी में यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके फिक्स कंसेप्ट के बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ पे आपके जैसे भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं, तो हमारे क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो मॉनिटर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखो देखो ये कह रहा है एक्सएमएल के अंदर जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है, डॉक टाइप होता है, डिक्लेरेशन स्पेसिफाई टू इंक्लूड ए रेफरेंस टू फाइल। देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है तो वो एक्चुअली क्या आपके किस रेफरेंस को इंक्लूड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल डेफिनेशन होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल डेफिनेशन होती है उसको इंक्लूड करता है कौन, आपका एक्सएमएल का डॉक टाइप। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल डेफिनेशन होती है उसको इंक्लूड किया जाता है किसमें, डॉक टाइप में। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो विच टैग इज यूज टू एनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। ये कह रहे हैं कि आपके जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट क्या करना है, एनक्लोज करना है किसके अंदर, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो किसका यूज करोगे आप, किसका यूज करोगे, स्क्रिप्ट। तो देखो किसी भी जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को इंक्लूड करने के लिए क्या करोगे, स्क्रिप्ट का यूज करोगे। तो यहाँ पे आपका टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के जितने भी आपका स्टेटमेंट्स उनको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखो विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रीथ फर्स्ट सर्च। देखो ब्रीथ फर्स्ट सर्च के बारे में पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर ब्रीथ फर्स्ट सर्च ऑफ ग्राफ टू स्टोर ए नोड्स। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, सपोज करो यहाँ पे एक आपके जैसे नॉर्मली सपोज करो 1 2 3, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ आपके 4 5 और यहाँ पे क्या है 6 है। अब देखो ये ग्राफ है। अभी कह रहे हैं कि जो ग्राफ है इस ग्राफ में नोड्स, जैसे नोड्स हैं, इन नोड को स्टोर करने के लिए आपके कौन से ब्रीथ फर्स्ट सर्च में आपके किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका एक क्यू होता है, वो क्यू क्या करता है, देखो ये जो नोड है इन नोड को स्टोर करने के लिए ये आपका क्यू होता है। ये क्यू क्या करता है, इन नोड को, और नोड की बात करो तो विजिटेड नोड, जो आपके विजिटेड जो नोड होते हैं, विजिटेड नोड को स्टोर करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है क्यू का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मतलब विजिटेड नोड को स्टोर करने के लिए किसका यूज करोगे, क्यू का यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपसे पूछा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो जो स्टैक क्यू स्ट्रिंग ये सारे क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और आपके ट्री क्या है, आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखो नॉन लीनियर का मतलब ये जैसे ट्री हो गए, ग्राफ हो गया आपका, ये किस टाइप का आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और ये जैसे स्टैक होगा, क्यू हो गया, स्ट्रिंग हो गई, सारे क्या आपके
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ पे जो आपके एमसीक्यू जो आपका मॉडल पेपर है उसकी जो एमसीक्यू सोल्व करवाई जा रही है, इसमें आपको फोकस ये करना है कि आपका जो कंसेप्ट के बेस्ड पे जो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा उसको एक बार यहाँ से भी चेक करो, वीडियो से भी चेक करो, और साथ में उसका जो कंसेप्ट है उसको आप अपने नोट से भी चेक करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको छोटी सी टास्क ये भी दी जा रही है कि यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मुझे इसमें जो ये टेस्ट सीरीज जो मैंने जो मॉडल पेपर निकाला है, इस मॉडल पेपर्स के अंदर जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा लेवल है, और आपके कितने मार्क्स आपके मॉडल पेपर में कवर हो पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।